once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to start our fifth semester for DU students. And in this video I will start the modern Indian political thought का unit number 1, that is the understanding MIPT. ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दिया था पूरा। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट्स के मैंने सिलेबस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई हैव क्रिएटेड द प्लेलिस्ट फॉर बोथ योर सब्जेक्ट, दैट इज़ द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, दोनों की ही मैंने अभी सिलेबस अपलोड कर दिया। आपने अगर सिलेबस देखना है तो यू कैन रिफ़र माई वीडियो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूँगी। तो इससे पहले वाले सेमेस्टर में हमने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, बस इस वाले में अगेन हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं। देखो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत ही डिफरेंट है आपस में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इमर्जेंस होती है। ठीक है, चाहे वो कोई मूवमेंट ही क्यों ना था, भक्ति मूवमेंट ही क्यों ना था, और चाहे वो एंशियंट चीज़ें ही क्यों ना थी। बेसिकली हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर एंशियंट को थोड़ा ज़्यादा लिया था, जो पुराने टाइम की चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है, उनको, जो हमारे रिलीजियस कल्चर प्रैक्टिसेस है, उस पर हमारी सोसाइटी का किस तरीके से असर पड़ा, किस तरीके से चेंजेस आए, वो सब हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो देखो, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है, ये बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो ये डील करता है जब हम लोग कॉलोनी बन चुके थे। कॉलोनी बनने के बाद जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने तो उसके कितने टाइम तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, तो उसके चलते उस टाइम पीरियड के अंदर जो अगेन अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स निकल कर आते हैं, जिन्होंने कंट्री को एक नई दिशा की ओर लेके गए, चाहे वो इंडिपेंडेंस की ओर हो या फिर वो न्यू थिंकर्स निकले, इमर्ज हुए, बेसिकली कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें 19th सेंचुरी के टाइम की है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारे यहाँ पे अलग अलग लीडर्स निकल के आए, जैसे कि आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, अम्बेडकर जी हैं, नेहरू जी हैं। और अगर देखो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो नरेंद्र मोदी इज़ द, वो कह सकते हो आप, चेहरा है वो आज के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो देखो, ये वाला जो हमारी सीरीज़ होने वाली है पूरी, इसके अंदर हम इंडिपेंडेंस के बाद की चीज़ें पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के बैकवर्ड में भी जाएंगे। और इस टाइम पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सब नहीं। इसमें हम बेसिकली पर्टिकुलरली इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे थिंकर्स के बारे में। जैसा कि आपने यूनिट से देख लिया होगा, उसके अंदर आपके थिंकर्स के नाम, जैसे विवेकानंद हो गए, ठीक है, या आपके कोई गांधीयन फिलॉसफी हो गई, नेहरू जी हो गए, सावरकर हो गए, ठीक है, अंबेडकर जी हो गए। तो इन सब के बारे में आप इसमें, इस पूरी यूनिट में आप अपने पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एज़ यू ऑल नो कि इंडिया जो है वो एक कॉलोनी बन चुका था, किसकी? ब्रिटिशर्स की। हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुकी थी और उन्होंने इस पूरे मैप को अपने अंदर ले लिया था। और इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, आप सबको पता है, बंगाल से इन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे, देखो अब ये वाला जो मैप है थोड़ा ओल्ड है, यहाँ तेलंगाना आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो बंगाल के रीजन से ही इन्होंने अपनी कंपनीज़ को जमाना चालू करा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकी थी, धीरे 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 करके इन्होंने पूरे तरीके से किलाबंदी वगैरह करी बंगाल के अंदर। फिर वहाँ पे राइट होते हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। फिर हमें बताइए, हमारे पूरे 12th क्लास में हमने पढ़ रखा है और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती भी रहती हूँ। ठीक है, तो इस पूरे टाइम पीरियड पे जब पूरी तरीके से इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल हो चुका था, तो इस टाइम पे कौन निकल कर आता है? इस टाइम पर निकल के आते हैं हमारे थिंकर्स। ठीक है, जो अलग अलग थॉट्स रखते हैं, जिन्होंने इस पूरे इंडिया को आज़ाद कराने की ठान ली थी। ठीक है, इन्होंने बोला कि अब इंडिया को आज़ाद करा के रहना है। ठीक है, और इसी के चलते इन्होंने बहुत सारे, मतलब चाहे वो सोसाइटी के अंदर जो भी कल्चरल चेंजेस लाने की कोशिश करी, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी। ठीक है, लोगों के अंदर जैसे वुमेंस के लिए जो राइट्स वगैरह है, उनको उनको देखा गया, उसको सही करने की कोशिश करी गई। ठीक है, बहुत सारी प्रथाओं को हटाया गया।
ठीक है, एबॉलिश करे गए बहुत सारे सिस्टम, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। तो इस तरीके से हमारा जो पूरी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसका एक उदय देखने को मिलता है। ठीक है, अब और क्लियरली अब अपनी स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आपको यही समझना है कि व्हाट इज़ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कि जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो एक्चुअल में है क्या। तो देखो इट इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया जो एड्रेस करता है पॉलिटी, स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस, लॉ एंड लेजिटिमेसी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। बेसिकली जो ये आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये एक ब्रांच है किसकी, फिलोसफिकल थॉट की। ठीक है, जिसके अंदर आप फिलोसफीज़ के बारे में पढ़ोगे, आप किसी पर्टिकुलर नेता की हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ने वाले, या उनकी बिब्लियोग्राफी या उनकी बायोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज़ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस पूरी यूनिट में हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग थिंकर जो इमर्ज होते हैं उनकी क्या क्या राय थी सोसाइटी को लेकर। ठीक है, तो ये आप इसमें पढ़ने वाले हो। आप इसके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखोगे, स्टेट क्राफ्ट देखोगे, जस्टिस के न्याय के बारे में पढ़ोगे, लॉ एंड द लेजिटमेसी, किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो लेजिटमेस है, यानी कि लोगों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दैट इज़ फॉर द पीपल है। तो ये सब देखेंगे। और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये उन आइडियाज़ को और उन फिलोसफीज़ को रिफ़र करता है जो कब आई थी हमारी, दैट इमर्ज इन द लेट 19th सेंचुरी में ये चीज़ें हमारी निकल के आई थी। ये इनकम पासिस करता है रेंजेस आइडियाज़ दैट हैव इमर्ज इन कॉलोनिज्म। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जितनी भी चीज़ें थी ये इमर्ज होती है कॉलोनियलिज्म के बाद। ठीक है, और देखो जब तक हम ब्रिटिशर्स जब तक हमारे यहाँ पास नहीं आए थे, ठीक है, जब 1600 उसमें आए ये लोग, धीरे धीरे इन्होंने हमारे यहाँ पे चीज़ों को देखा, समझा, हमारे सिस्टम को इन्होंने देखा भाई ये लोग तो बड़े मतलब रिच हैं, हम सोने की चिड़िया हैं। ठीक है, लेकिन इनको खुद को चलाना नहीं आता है। ठीक है, और ये रूल गवर्नेंस को समझते नहीं हैं, और हमारे राजा जो थे वो लालची निकले। ठीक है, कईयों ने युद्ध भी करा, लड़के एकदम अच्छे से, लेकिन कई कई थे जो उनकी बातों में आ गए, चापलूसी हो गई, और इन्होंने डिवाइड एंड रूल करा हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से इसके चलते कुछ लीडर्स ऐसे भी इमर्ज होते हैं। देखो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो हमारे लीडर्स निकल कर आए उन्होंने देखा कि भाई कंडीशंस तो और वॉर्स होती जा रही है धीरे धीरे, तो उन्होंने समझा कि ये हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके चलते इन्होंने क्या करा, फिर यहाँ से हमारे नेशनलिज्म के थॉट रिलीज होते हैं, लोगों में देशभक्ति की भावना जागती है, जैसे राजगुरु आपके, ठीक है, और आपके भगत सिंह जी हो गए। इन सभी में जैसे और भी बहुत सारे लीडर्स थे और बहुत सारे नेता थे जिनके मन में देशभक्ति की नेशनलिज्म जागता है, और लोग सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी की डिमांड करना चालू कर देते हैं। तो यही आपका मेजर रहेगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। और इसके अंदर हम लोग गवर्नेंस, सोसाइटी और इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के राइट्स के बारे में भी थोड़ा देखने को हमें इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना की एलिमेंट्स ऑफ MIPT। देखो मैं बार बार मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं बोलूँगी, आई विल कॉल इट MIPT। ठीक है, अब आपको भी क्या करना है, आप भी MIPT बोलो। जब अपने दोस्तों को ये समझाओगी जाकर या समझाओगे जाकर तो आपको उन्हें MIPT ही समझाना है। ठीक है, तो की एलिमेंट्स ऑफ MIPT की अगर बात करते हैं तो देखो इसके कुछ कॉलोनियल कंटेक्स्ट है, नेशनलिज्म, गांधीयन, सेकुलरिज्म। बेसिकली ये वीडियो आपकी ना समरी टाइप होने वाली है आपकी सारी यूनिट्स की। ठीक है, कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ इस यूनिट में पूरा। तो यूनिट नंबर 1 अपनी बिगन होती है। ठीक है, तो पहला देखो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप पढ़ोगे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, इन्होंने हम पे रूल करा, इन्होंने डिमांड ली बहुत सारी, इन्होंने हमें सपोर्टर बनवा दिया, इन्होंने हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और ख़ुद को इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। इस तरीके से इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खा लिया। ठीक है, हमारी जो जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल हमारे जो किंग सिस्टम था उसको भी इन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन ये लेकर आए वो हम मानते हैं, सही बात है, लेकिन जितनी भी ये इन्होंने डिमांड करी ना, हम आज के टाइम पे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो वो होता है ना एक चीज़ कि अगर आपको उठने के लिए भी एक सेटबैक चाहिए होता है, एक फेलियर चाहिए होता है। तो हमारे लिए वो फेलियर क्या था, जैसे आपकी लाइफ में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं हमारे साथ जो जो हमें पसंद है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब वो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है, फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से एक टाइम ऐसा आता है कि हमें रियलिटी में हमारी आंखें खुलती है कि यार ये तो गलत हो गया।
ठीक है, तो फिर हम अपने ऊपर काम करना चालू करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सेम इस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये है कि जो इंडिया था, इसको पता नहीं था कि पहले मुसीबतों का सामना कैसे करना है। पहले ये एक छोटा बच्चा था 17 साल का, फिर जब धीरे धीरे इसकी लाइफ में बदलाव आते हैं, अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर अथॉरिटी की जाती है, ये सॉवरन नहीं रहता है, दूसरी कंट्री आके इसके ऊपर रूल करती है, इनकी कंट्री में ही इनको जज किया जाता है, इनके साथ इनके काम धंधे बंद करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडिया होता है, वो व्यक्ति जो इंडिया पहले 17 साल का था, वो अब 22-25 साल का एक बड़ा अडल्ट बन जाता है, और वो ये सोचता है कि यह सब हमें क्या करना है, मुझे अपने राइट के लिए खड़ा होना है, अगर अभी नहीं खड़ा हुआ तो पूरी ज़िंदगी भर इसी में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मोटिवेट हो रहे होगे तुम लोग। ठीक है, तो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यही बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें जिस तरीके से अपनी कॉलोनी बनाया था ना, तो हमारी पूरी नींव हिल चुकी थी उससे। ठीक है, इनस्टेबिलिटी आ गई थी, इंस्टेबिलिटी इंडिया के अंदर। तो इसी टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर निकल कर आते हैं जो सेल्फ गवर्नेंस जैसी चीज़ों की बात करते हैं कि भाई बहुत चल रही है, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग अब हम लाएंगे अपने लिए सेल्फ गवर्नेंस। अर्ली लीडर लाइक दादा भाई नावराजी हाईलाइटेड दिस इशू। ठीक है, देखो दादा भाई नावराजी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया। दूसरा आता है देखो नेशनलिज्म। अब इन्हीं के चलते जितनी सारी चीज़ें हो रही थी, इसी के चलते जब एक व्यक्ति निकलता है ना लाठी लेकर रोड पर उसके खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, तो 50 लोग और उसको ज्वाइन करते हैं। और ये बात अगर ट्रुथ है ये, ठीक है। तो नेशनलिज्म भी क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके से उनको पता लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है नेशन के साथ, तो लोगों के अंदर देश के लिए, देखो हमें हमेशा, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स यही रहेगा कि आप सभी को अब एज अ इंडिविजुअल कंट्री यूनाइटेड होकर एक देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर कंट्री जो किसी और को मतलब समझ रही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो नेशनलिज्म की भावना आती है यहाँ पर लोगों में। ठीक है, और लोग अपने वन सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर किस पर आते हैं, सेल्फ रूल पर आते हैं। ठीक है, और यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी की डिमांड करते हैं, जिसके अंदर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी ने अपने कुछ सेल्फ रूल जैसी मुद्दों पर बात करी। साथ ही साथ इन्होंने यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, यानी कि हमें पता था इंडिया जो है यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हमें पता है हमारा कल्चर ही डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी अमंग यूनिटी, यूनिटी के साथ आगे बढ़ना, ये हमारी गांधी जी, गोखले जी और गंगाधर तिलक जी की मांग थी। ठीक है, अगला आता देखो गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी में आप क्या देखोगे, इसके अंदर भी आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट है गांधी पे, वो सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो गांधीयन फिलॉसफी क्या बोलती है कि महात्मा गांधी आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड सिविल डिसोबीडियंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग पॉलिटिकल थॉट। जो आपके गांधी जी थे, उन्होंने किस तरीके से नॉन वायलेंस के आइडियाज़ को अपनाया, किस तरीके से उन्होंने ट्रुथ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें पता है क्या था इसके अंदर, कि ये सारी चीज़ें इन पूरे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गांधीयन फिलॉसफी के बारे में भी पढ़ोगे कि इन्होंने किस तरीके से बिना वायलेंस करे अपने राइट्स को मांगा, डिमांड करी, ट्रुथ की डिमांड करी। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है देखो अपना सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि वी आर सेकुलर। ठीक है, हम सेकुलर हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपने सोच कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये इंश्योर करता है दैट रिलीजन डज नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी, की जो रिलीजन है वो स्टेट पॉलिसीज़ को डिक्टेट नहीं कर सकता, कि जो रिलीजन्स के बेसिस पर आप पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डिसीजन नहीं ले सकते। अगर उस कंट्री के अंदर एज अ होल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर उस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है, तो उस कंट्री को आपको इस तरीके से रूल करना है कि वो जो कंट्री है ना, वहाँ पर सभी के थॉट्स को इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, सभी इक्वालिटी के साथ रहें, और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विचारों को प्रकट नहीं करना है, या कोई भी डिसीजन नहीं लेना है गवर्नमेंट को। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपना फिफ्थ आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, कि अभी तक इतनी सारी चीज़ें हमने बात करी कि भाई फिलॉसफीज निकल कर आई, लीडर्स इमर्ज हुए, नेशनलिज्म की भावना जागी, गांधीयन फिलॉसफी आई, नॉन वायलेंस आया, ट्रुथ के रास्ते पे डाइवर्सिटी के साथ, यूनिटी के साथ चलना, सेकुलरिज्म, एंड अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन।
जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1950 के अंदर, जब से हमने कमिटमेंट कर दी, जब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, रूल ऑफ लॉ, राइट्स, ये सब चीज़ें आई, तो इसने पॉलिटिकल थिंकर्स की सोच को और चेंज करा, और लीडर्स के साथ साथ जनता भी इससे प्रभावित हुई, और उन्होंने प्रभावित कैसे हुई ना, गुड मैनर, ठीक है। वो अपने आप को मतलब ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मानना चालू कर दिया था लोगों ने, कि भाई ये मेरा देश है, मुझे इसके लिए अच्छा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने पूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंडिया के एक न्यू इंडिया का राइज देखने को मिलता है। इसी टाइम पे पॉलिटिकल थिंकर, हम पता है B.R. अम्बेडकर इज़ द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। अब जैसे गांधी जी ने क्या बोला था, दैट फ्रीडम इज़ नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डजेंट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, कि जो फ्रीडम है, अगर आपको यही फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक्स को सीख सके, ठीक है, अगर आप अपनी मिस्टेक कर सके, किसी फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम का क्या फ़ायदा जिसमें आप मिस्टेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि आप मिस्टेक करें और फिर उससे सीख कर आगे बढ़ें। तो ये गांधी जी के कुछ थॉट्स थे, ठीक है, जो कि boost.com से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है देखो अपना इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये हम लोग ना नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के उसमें आ जाता है वैसे आपका ये, ठीक है। बट इसके अंदर देखो इन्वायरमेंटल कंसर्न में भी हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। देखो इन्वायरमेंटल कंसर्न का मतलब है कि आपके पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, जो आपकी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे हीट वेव बढ़ रही है, ठीक है, जिसके कारण हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो बच नहीं रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो वाटर है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। तो इतना सारा इन्वायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिला है, तो इसके चलते ही हमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो पुराने टाइम में जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अगर देश को लगता है कि कुछ चीज़ की कमी है तो हम अमेंडमेंट कर देते हैं ना। तो अब इन्वायरमेंट में भी अगर जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि देखो अब हमें डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो आपको पेड़ भी चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, आपको गर्मी भी कम चाहिए, और आपको अच्छी खासी एयर भी चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना, जैसे कि आपको 3R प्रिंसिपल का यूज़ करना है, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है, इन सब चीज़ों का। और आपको क्या कहते हैं, ये अपना ऑड इवन गाड़ियाँ चला सकते हैं आप लोग, यू कैन प्लांट मोर ट्रीज़, आप प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जो इंडिया है वो ग्रो हो और आगे बढ़े हमारा इंडिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम अपना पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आपकी कुछ इमेजेस हैं यहाँ, कि ये कूड़ा वगैरह है, ये देखो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, ये सारे ही आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। तो जब से इनकी रिकॉग्निशन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बढ़ने लगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि देखो इंडिया डेवलप हो रहा था, तो डेवलप जब इंडिया हो रहा था तो हमने बोला कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हम करेंगे करेंगे, साथ ही साथ अर्बनाइजेशन भी होगा। इसमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है? तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे सोचने वाली बात है ये, कि अगर आपको डेवलपमेंट की ओर जाना है तो आपको ना इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए। सारी चीज़ आप ही नहीं खा लोगे, अपने घर वालों के लिए भी छोड़ोगे ना खाने के लिए। तो वही तरीका है यहाँ पे भी, कि जो भी प्रेजेंट की नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाए, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको भी सारी चीज़ें अच्छे से मिले। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है उनको कम करा जाए, ताकि हो सकता है कि आने वाली जनरेशन जो है, ठीक है, जैसे एक मूवी है हॉलीवुड की 2040, उसके अंदर बताया गया है कि टाइम मशीन से वो लोग अपनी ही दुनिया में पीछे जाते हैं, जब जंगल ही जंगल, मतलब देख आगे जाते हैं जब वहाँ जंगल ही जंगल होता है, और जिस उसमें रह रहे होते हैं वो करेंटली, ठीक है, उसमें लोगों को ऑक्सीजन के मास्क लगा के मतलब खरीदना पड़ता है ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन अगर हटा दिया तो मर जाओगे आप। तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, गलत है ना ये, कि आपने इतना मॉडर्नाइजेशन कर लिया, रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। तो इसके चलते ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है तो अपना जो ओवरऑल मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, अगर मैं इसकी बात करूँ, समअप करूँ इसको, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसका अपना खुद का एक डायनामिक नेचर है, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू हिस्टोरिकल चैलेंजेस एंड इवॉल्विंग सोसाइटियल नीड्स। जिस तरीके से धीरे धीरे हिस्टोरिकल चेंजेस आते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने
अपने थॉट्स को चेंज करना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अभी मॉडर्नाइजेशन अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपके दिमाग में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर रील ये बनाइए तो मैं अपने कॉलेज ग्रुप में या कॉलेज फ्रेंड के साथ ये बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से सोसाइटियल चेंजेस जब आते हैं तो एक इंडिविजुअल की जो थिंकिंग है उसमें भी चेंज होता है। सेम ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, एक सोसाइटी के लिए भी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, और एक अच्छे खासे लीडर के लिए भी है। लीडर का जन्म कैसे होता है? जब वो देश के बारे में पॉजिटिव चीज़ों और नेगेटिव चीज़ों को दोनों को ध्यान से एनालाइज करता है, उसके बाद जाकर वो अपने डिसीजंस को लेता है। ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, ठीक है। और एक चीज़ और कि मैं आपको बताना चाहती थी कि देखो यार, ऑलरेडी गाइस आई हैव क्रिएटेड माई टेलीग्राम चैनल, तो तुम उसको जाके देखो, ज्वाइन करो, ठीक है। ज्वाइन करो उस चैनल को, और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल भी है मेरा, ठीक है, एज अ बैकअप, ठीक है। तो देखो जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई पीडीएफ आपको चाहिए, तभी मैं उसकी पीडीएफ अपलोड करूँगी वहाँ पर, ठीक है। तो यस, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और मैंने ये कम्युनिटी पे भी डाल रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से ये लिंक ले सकते हैं। तो ओवरऑल MIPT आपका जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अंदर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लीडर्स थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, और आपको इसको जान के और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यस, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।